तो पाकिस्तान के पास अब सिर्फ दो काम बचे हैं। पहला, खुद को कर्ज लेकर दिवालिया होने से बचाना और दूसरा, भारत की तरक्की देखकर जलना। और अब तो सार्वजनिक मंचों पर भी पाकिस्तान के नेता इसका इजहार करने लगे हैं। भारत की तरक्की देखकर पाकिस्तान को अक्ल आ गई है कि अगर अपनी इकोनॉमी और भविष्य को पटरी पर लाना है तो भारत से दोस्ती जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुलकर भारत से दोस्ती की पेशकश की। वहीं पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने चिढ़ते हुए कहा, भारत तो सिर्फ पश्चिमी देशों का डार्लिंग बना हुआ है। अपने नेताओं के इस बयानों की पाकिस्तान में खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है और पत्रकारों से लेकर जनता तक सभी ने अपने नेताओं को आईना भी दिखा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बात करने के लिए घुटनों पर आ गए हैं और पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान इस बात से बेहद आहत नजर आ रही हैं कि दुनिया भर से संबंध मजबूत कर रहा भारत पड़ोस में नजर उठाकर भी नहीं देखता। पाकिस्तान के दो नेताओं ने एक दिन में ये बयान दिया। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में बहस चल रही है, क्या हिंदुस्तान का साथ अब पाकिस्तान की मजबूरी बन चुका है। पहले बात करते हैं आखिरकार हिंदुस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान के नेता डार्लिंग डार्लिंग क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान के नेता, वहां के पत्रकार और जनता इंडिया को डार्लिंग क्यों बनाना चाहती है। ये नई बहस शुरू हुई है पाकिस्तान के उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान के स्टेटमेंट से, जिसमें इंडिया के पाकिस्तान को लेकर किए जा रहे तिरस्कार का दुख नजर आ रहा है। हिना रब्बानी खान ने यह बयान दिया और पाकिस्तान के पत्रकार और लोगों ने उनको आईना दिखाना शुरू कर दिया। पत्रकारों ने कहा, इंडिया तो सारी दुनिया का डार्लिंग बना हुआ है और चीन का साथ पकड़कर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान के पत्रकार तो ये सवाल भी पूछ रहे हैं, आखिरकार दुनिया कंगाल हो चुके पाकिस्तान को डार्लिंग बनाए भी क्यों, जब उनके पास 6 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच रहा दोस्त मौजूद है। वहीं पाकिस्तान के पत्रकार जनता से भी इस बारे में सवाल कर रहे हैं, तो जवाब में पाकिस्तान के भड़के हुए लोग अपने हुक्मरानों को जितना हो सकता है भला बुरा सुना रहे हैं। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी भारत से बातचीत करने की मिन्नतें कर रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार जो अपने देश की हालत जानते हैं, अपने प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद पूछ रहे हैं, क्या शहबाज शरीफ को जाते जाते अक्ल आई है। इधर पाकिस्तान की जनता शहबाज शरीफ के ऐसे बयानों पर भारत की खामोशी के बाद मान रही है कि भारत अब पाकिस्तान को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। वहीं पाकिस्तान के पत्रकार भी शहबाज के ऐसे बयान को टाइम पास बता रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ अगर सीरियस होते तो पद छोड़ने के 6 दिन पहले होश में नहीं आते। वैसे सच्चाई यह है कि शहबाज शरीफ इतने टेंशन में है कि उनको आजकल कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि वो ये भी भूल गए कि उनकी सरकार कितने दिन की मेहमान है। और शहबाज शरीफ की इस बेवकूफी पर विदेशी भी ठहाके लगाते दिखाई दिए। देखिए शहबाज के बयान के बाद किस तरह हॉल में मौजूद विदेशी मेहमान जोर जोर से हंस रहे हैं। इधर पाकिस्तान की त्रस्त जनता कह रही है कि शहबाज जाते जाते बेवकूफी करने के बजाय जनता को कुछ राहत दे दे तो बेहतर हो। फिलहाल पाकिस्तान की जनता बेहाल और उस पर भारत की तरक्की और पाकिस्तान के हुक्मरानों की बेवकूफी उसकी बेचैनी और परेशानी को और बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पाकिस्तान में तनाव बढ़ाने वाली दूसरी खबर 7 समंदर पार अमेरिका से आई है। वहां यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 की रेस में 3 भारतीयों का नाम सामने आया है जो दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर बनने की रेस में शामिल है। ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व करने वाली खबर है, पर पाकिस्तान में कुछ लोगों को इससे परेशानी हो रही है, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। वहां चर्चा है कि अब की बार व्हाइट हाउस में कोई इंडियन अगर प्रेसिडेंट बन सकता है और इसमें इस्लामाबाद खुद के लिए बड़ा खतरा देख रहा है। व्हाइट हाउस की रेस में 3 हिंदुस्तानी उम्मीदवारों को देखकर पाकिस्तान टेंशन में है। डर ये है कि अमेरिका पहले ही पाकिस्तान की क्लास लगा रहा है। अगर 2024 में कोई इंडियन जीत गया तो क्या होगा। पाकिस्तानी सरकार और वहां के लोगों की नींद उड़ाने वाले इन 3 चेहरों को देखिए। पहला नाम है विवेक रामास्वामी, दूसरे नंबर पर हैं निकी हेली और भारतीय मूल के तीसरे उम्मीदवार हैं हर्षवर्धन सिंह। ये तीनों रिपब्लिकन पार्टी के अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस में हैं
और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और पाकिस्तानियों में ये बहस चल रही है कि 2024 के चुनाव में अगर कोई इंडियन अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो क्या होगा। अब पाकिस्तान का दुख बढ़ाने वाले तीनों चेहरों को जान लीजिए। टेक बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी में फॉलोअर्स के मामले में तीसरे नंबर पर है और अमेरिका में उनकी खूब चर्चा हो रही है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक निकी हेली ने आज तक अपने हर एक चुनाव में जीत दर्ज की है और अभी वो एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं। My name is Hirsch Singh. पेशे से इंजीनियर हर्षवर्धन सिंह भी अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हैं। वो अमेरिका में मेयर से लेकर सांसद पद तक चुनाव लड़ चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी के अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को औपचारिक रूप से चुनने का फैसला जल्द हो सकता है और भारतीयों की बढ़ती ताकत देखकर इस्लामाबाद को डरावने सपने आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने पहले ही अपना रवैया सख्त रखा हुआ है, पर वहां खौफ बढ़ता जा रहा है। इस्लामाबाद में मेड इन इंडिया खतरे की बातें हो रही हैं। ऐसी खबरों के बीच वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के अच्छे दिनों को याद किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक वक्त था जब अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध थे, वो टाइम बीत चुका है। आजकल अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं। यही वजह है कि करीब 9 महीने तक कोशिश करने के बाद पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से IMF से लोन मिला। 2022 में अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जा रही मदद को घटाकर 2400 करोड़ कर दिया, जबकि 2014 में 28,500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा थी ये मदद। पाकिस्तान अक्सर ये शिकायत करता है कि अमेरिका ने इंडिया की वजह से उससे दोस्ती तोड़ दी है। अमेरिका में इस वक्त करीब 5.5 लाख पाकिस्तानी हैं। इसके बावजूद वो खुद मान रहे हैं कि उनमें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने लायक खासियत नहीं है। अब US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस पर भारत के साथ साथ पाकिस्तान की भी नजर है और ये 3 हिंदुस्तानी पाकिस्तान की परेशानी बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान में इंडिया से जुड़ी कोई भी खबर ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है और ऐसे में जब भारत से अंजू पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के नसरुल्ला से निकाह कर लेती है तो पूरे पाकिस्तान ने देखिए किस तरह से उसके स्वागत में रेड कारपेट ही बिछा दिया है। और अब नसरुल्ला भी अंजू की लोकप्रियता को भुनाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि करोड़ों के गिफ्ट्स पाने के बाद अब नसरुल्ला ने सोशल मीडिया के जरिए भी पैसा कमाने की तरकीब निकाल ली है। भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू अपने नए ससुराल में रोज नए कारनामे कर रही है, लेकिन उसके सारे कारनामे पाकिस्तान से भारत आई सीमा की याद दिला रहे हैं। यानी अंजू सीमा की कॉपी कैट बनती जा रही है। सीमा हिंदुस्तान आई तो हिंदुस्तान से अंजू पाकिस्तान पहुंच गई। सीमा ने धर्म परिवर्तन की बात कही तो अब अंजू के फातिमा बनने की तस्दीक पूरा पाकिस्तान कर रहा है। सीमा सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टा पर पोस्ट डालकर मशहूर हो रही थी और अब अंजू ने यहाँ भी सीमा को कॉपी कर लिया है। आपने पाकिस्तान में अंजू का वीडियो शूट देखा, अंजू को बेशुमार तोहफे मिलते देखे, अंजू के लहंगे वाली तस्वीर देखी। अब अंजू इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पर भी लॉन्च हो गई है। नसरुल्लाह ने सोशल मीडिया पर नसरुल्लाह अंजू नाम से अपनी आईडी बनाई है। कहा जा रहा है लाखों के प्लॉट और तोहफे मिलने के बाद नसरुल्लाह अंजू की लोकप्रियता से कमाई का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए अब सोशल मीडिया पर दोनों नए कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। एक रील में अंजू नीले रंग की स्कर्ट और सफेद रंग के टॉप में डांस करती नजर आ रही है। एक वीडियो में वो लाल रंग के ड्रेस में नजर आ रही है। वहीं एक वीडियो में वो खुद को गिफ्ट देने वाली महिला के साथ चहलकदमी करती नजर आ रही है। कई वीडियोस में वो नसरुल्लाह के साथ भी है, ठीक इसी तरह जिस तरह सीमा सचिन के साथ रहा करती थी। अब तक अंजू को पाकिस्तान में तमाम तोहफे मिले, जिससे नसरुल्लाह की लॉटरी लग गई है और अब वो अंजू की वीडियो पोस्ट करके सोशल मीडिया के जरिए कमाई की फिराक में लग रहा है। गिफ्ट देने वालों, पैसे देने वालों का नसरुल्लाह स्वागत कर रहा है, लेकिन उसको मशहूर करने वाले मीडिया से नसरुल्लाह फिलहाल खफा है। नसरुल्लाह फिलहाल बता रहा है कि अंजू 30 दिन पाकिस्तान में रहेगी और ऐसे में नसरुल्लाह की योजना इन 30 दिनों में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करते हैं नूह हिंसा की। हरियाणा में 2 दिनों तक हिंसा हुई। नूह से शुरू हुई हिंसा की आग 4 जिलों तक पहुंच गई। नूह में 6 घंटे तक दंगाई हिंसा फैलाते रहे, लेकिन हरियाणा पुलिस
कुछ नहीं कर पाई। जी न्यूज लगातार कह रहा है कि इतनी बड़ी हिंसा के लिए प्लानिंग की गई होगी। अब हम आपको जो खुलासा दिखाने जा रहे हैं उससे साबित हो जाएगा कि दंगों की ऑनलाइन स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उस स्क्रिप्ट को दंगाइयों ने अंजाम दिया था। जी न्यूज ने नूह हिंसा के उन ऑनलाइन इंजीनियर्स की पहचान कर ली है। देखिए नूह हिंसा पर यह बड़ा खुलासा। हिंसा के लिए डंपर प्लान बनाया, फेसबुक से हिंसा के लिए उकसाया, व्हाट्सएप ग्रुप से दंगाइयों को बुलाया, नूह दंगे के ऑनलाइन इंजीनियर्स पर बड़ा खुलासा। इकतीस जुलाई को दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक हरियाणा के नूह में जो मंजर था वो नूह मेवात के लोग इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। नूह में जिस पैमाने पर दंगे हुए वो एकाएक तो मुमकिन नहीं। उसके लिए कई दिनों पहले से साजिश रची गई होगी। दंगाइयों की इतनी बड़ी भीड़ को सुनियोजित तरीके से इकट्ठा किया गया होगा। जी न्यूज के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे दंगों के ऑनलाइन इंजीनियर्स एक्सपोज हो। जी न्यूज ने पहले ही बताया था कि सोशल मीडिया के जरिए हिंसा की प्लानिंग की गई। आज उसके सबूत भी सामने आ गए हैं। यह व्हाट्सएप ग्रुप में आया पोस्ट है जिसे किसी उमर HR007 नाम के नंबर से भेजा गया है। इस पे लिखा है, अगर इस बार आप लोगों ने हिम्मत दिखा दी ना तो फिर आगे कोई मेवात से गुजरने से पहले 100 बार सोचेगा और इस तरह के लोग रैली लेकर भी नहीं आ सकते। ये पोस्ट नूह हिंसा के पहले की है। जी न्यूज के हाथ ऐसे कई फेसबुक पोस्ट लगे हैं जिनके जरिए नूह में भीड़ को इकट्ठा किया गया। रॉबिन खान के नाम के फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें लोगों को 31 जुलाई को नूह में इकट्ठा होने के लिए बुलाया जा रहा है। इस वीडियो में 10 लोग दिखाई दे रहे हैं। एक और फेसबुक अकाउंट देखिए, मोहम्मद शाबिर नाम के शख्स के अकाउंट पे लिखा जाता है, कितने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा उनसे ज्यादा तैयार रहो और किसी से कुछ भी मत कहो। एक टीम उनके आगे और एक टीम उनके पीछे, उनको बीच में रहने दो। नूह में भीड़ को इकट्ठा करने के लिए कुछ दंगाई लोगों को डंपर से कुचलकर मारने की तैयारी में भी थे। सोशल मीडिया मैसेज से इसका खुलासा हुआ है। अजहर इसाब रानिया नाम के फेसबुक अकाउंट से एक ट्वीट 31 जुलाई को लेकर किया गया है। मेरे सभी मेवात वासियों से निवेदन है, जो भाई ड्राइवर हैं वो 31 जुलाई को मेवात में गाड़ी अपने लिए नहीं अपनी मेवात की इज्जत के लिए चलाए। इस फेसबुक पोस्ट पर शाहिद खान नाम के शख्स ने कमेंट किया है जो डंपर वाली साजिश को और पुख्ता करता है। कमेंट पे लिखा गया है, एक्सीडेंट का कोई केस नहीं होता, जमानत हो जाती है। सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के जो अफवाह हैं उनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं और इस तरीके के जो लोग भड़काऊ भाषण या जो माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर भी नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा कुछ और फेसबुक पोस्ट पर धार्मिक और भड़काऊ नारे पोस्ट किए गए हैं। नूह हिंसा को लेकर एक वीडियो कांग्रेस विधायक मामन खान का है जिसमें वो मोनू मानेसर को मेवात नहीं आने की चेतावनी दे रहे हैं। क्या डराना चाहता है मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गया, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। कांग्रेस विधायक का ये बयान विधानसभा के अंदर का है। सोचिए, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर कैसे एक विधायक धमकी दे रहे हैं। वैसे नूह हिंसा के ठीक एक दिन पहले विधायक मामन खान के फेसबुक अकाउंट से जो पोस्ट किया गया वो भी सवालों के घेरे में है। मामन खान ने फेसबुक पर लिखा है, मेवात में कल से तरह तरह की अफवाह चल रही है। आप किसी भी साथी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने विधानसभा में भी आपकी लड़ाई लड़ी थी और मेवात में भी आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। रौनक अली नाम के अकाउंट से एक पोस्ट लिखा गया है जिसमें विधायक मामन खान का जिक्र है। पोस्ट में लिखा है, आज जो मेवात के अंदर थोड़ा बहुत जोश देखने को मिला है इसका क्रेडिट मामन खान को जाता है। वैसे इस मामले में मोनू मानेसर जो खुद को गोरक्षक और सोशल एक्टिविस्ट बताता है उसके वायरल वीडियो को भी उकसाने वाला माना जा रहा है। वैसे मोनू मानेसर पर भिवानी में नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप भी है। दावा किया जा रहा है कि मोनू मानेसर की इसी वीडियो के बाद दूसरे पक्ष से लोगों ने नूह में लोगों को इकट्ठा करने की प्लानिंग की। फिलहाल हरियाणा पुलिस अब मोनू मानेसर की वीडियो की जांच भी कराएगी। नूह दंगों की ऑनलाइन टूलकिट में जितने सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो जी न्यूज ने आपको दिखाए हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी प्लानिंग दंगों को लेकर की गई।
जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे। हरियाणा पुलिस ने नूह दंगों में अब तक 110 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। दंगों में 200 से ज्यादा लोग शामिल थे। अब सोशल मीडिया के जरिए हरियाणा पुलिस बाकी दंगाइयों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। नूह से राजू राज और आदित्य प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नूह में आज शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। उसके बाद वहां फिर से कर्फ्यू लग गया है। 31 जुलाई को नूह में लोगों की भीड़ जुटनी थी। शोभा यात्रा शुरू होने से पहले ही मुस्लिम समाज के लोग सोशल मीडिया से लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। इसके बावजूद हरियाणा पुलिस हालात की गंभीरता को समझने में नाकाम रही और नतीजा 6 घंटे तक हिंसा होती रही। वहां 2 दिन से भले ही हिंसा नहीं हुई है, लेकिन वहां से अब पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 31 जुलाई को नूह में दंगाइयों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि आम लोगों के साथ साथ पुलिस वालों को भी निशाना बना रहे थे। दंगाइयों के मन में तो यही चल रहा होगा कि कहां हरियाणा सरकार और उसकी पुलिस हर किसी की सुरक्षा कर पाएगी। हमारे बालक और हमारे आदमी लड़ रहे थे, पत्थरों से मार मार के अपना बचाव किया। हमारी दुकानें जला दी गई हैं, हमारे दुकान तोड़ दी गई है, हमारे बच्चों को मारा गया है। कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी इनको चोट लगी हुई है, वो यहाँ पे नहीं है, हमने बाहर भेज दिए। हमारे बच्चों को भी खतरा है, हमें भी खतरा है, हमें बहुत खतरा है। यहाँ पे एक पुलिस नहीं है। यहाँ पे बताइए, अब तक भी कुछ नहीं है सर जी, अब तक भी कुछ नहीं है। अब तक भी प्रशासन ने कोई वही नहीं करी हमारे संग। हम तो देख रहे थे छत पे से, तो हमारे ऊपर भी पत्थर बरसाने लगे। मेरे छतों पे आके पड़े पत्थर, इतना बुरा हाल करा है हमारे संग। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हिंसा को लेकर मनोहर लाल सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल ये है कि अगर शोभा यात्रा को लेकर अशांति, हिंसा, हालात बिगड़ने का अलर्ट पहले से था, तो फिर इसके लिए तैयारी क्यों नहीं की गई? नूह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? अगर शोभा यात्रा में भारी भीड़ जुटनी थी, तो दूसरे पुलिस थानों और जिलों से पहले ही पुलिसकर्मी क्यों नहीं बुलाए गए? 6 घंटे तक हिंसा रोक पाने में पुलिस नाकाम क्यों रही? नूह हिंसा पर हरियाणा सरकार में ही मतभेद हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि शोभा यात्रा हर साल निकलती है, इसलिए पूरी तैयारी थी। वहीं इसके उलट हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि आयोजकों ने शोभा यात्रा को लेकर पूरी जानकारी ही नहीं दी। सर, क्या भीड़ की सटीक जानकारी नहीं थी और क्या एसपी भी जानबूझकर छुट्टी लेके? ऐसी बात उप मुख्यमंत्री ने भी कही है। नहीं, ये गलत है। वो छुट्टी लेके जाना एक रूटीन बात है। उनको थोड़ा पता था कि ये बवाल हो जाएगा, और रूटीन लेके जाना तो एडिशनल चार्ज हमने जो साथ वाले एसपी है, सदा हम ऐसे ही करते हैं, हमने उनको दिया हुआ था, पलवल के एसपी को चार्ज दिया हुआ। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बनाकर रखें। 31 जुलाई को नूह में हिंसा के बाद 1 अगस्त को हरियाणा के 3 और इलाकों में हिंसा हो गई। नूह के बाद सोना, पलवल और गुरुग्राम में भी हिंसा हुई। नूह में दंगों के बाद अब उसका असर पलायन के रूप में दिखने लगा है। कोई गोद में छोटा सा बच्चा लिए अपने गांव लौट रहा है। किसी के सिर पर लाचारी का बोझ है। ऐसे मजदूर जो नूह में रोजी रोटी कमाने आए थे, दहशत और आशंका के कारण अब नूह छोड़ने को मजबूर है। कर्फ्यू के बावजूद मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने अपने गांवों को लौट रहे हैं। क्या हुआ? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अपने गांव जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? जमुना प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? झांसी जिला के। अच्छा, तो अभी यहाँ पे क्या मतलब यहाँ पे काम वाम बंद हो गया? हाँ जी, काम बंद हो गया यहाँ पे। अच्छा, हाँ, काम राशन पानी नहीं मिल रहा सर, यहाँ के बैठ के क्या करेंगे हम?
अच्छा, तो अभी पैसे भी नहीं है, तो पैदल ही चले जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे? अब जब तक वहाँ नहीं मिलेगा पैदल जाएंगे। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, कैमरा सहयोगी सौरभ से कहूँगा, वो ऐसी तस्वीरें, कई तस्वीरें जो हैं वो अब यहाँ से दिखाई देना शुरू हो गई, क्योंकि आसपास के कई इलाके जहाँ पे लोग अपने जीवन यापन के लिए यहाँ से लोग निकलते थे, यहाँ लोग रहते थे, वो अब पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। नूह में लगातार दूसरे दिन माहौल शांत रहा, लेकिन इलाके में एक अजीब सा तनाव है। लोगों के मन में अभी भी आशंका और डर बना हुआ है। इस बीच नूह हिंसा को लेकर अलग अलग सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, जिनमें लाठी डंडों से दंगाई तोड़ फोड़ करते दिख रहे हैं। नूह हिंसा को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उससे दंगों के वक्त का सच सामने आ गया है। एफआईआर के मुताबिक 600 से 700 की उग्र भीड़ धार्मिक नारे लगा रही थी। उग्र भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव किया, अवैध हथियारों से फायरिंग भी की गई। पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की। भीड़ की फायरिंग में एक गोली पुलिसकर्मी को लगी। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायर भी किया। जान से मारने की नीयत से पथराव और फायरिंग की गई। हिंसा रोकने में नाकाम साबित हुई हरियाणा पुलिस अब एसआईटी जांच की तैयारी कर रही है। नूह से आदित्य प्रताप सिंह और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा पर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अजीब बयान दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा पुलिस नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि जब लोग एक दूसरे के सामने बंदूक तानकर खड़े हो जाएं, तो सुरक्षा कैसे दी जा सकती है। सुनिए सीएम मनोहर लाल का बयान। अरे सुरक्षा सद्भाव दोनों बातें हैं। सुरक्षा में सद्भाव में से ही सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है, और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000, 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अब देश हित में आपको चंद्रयान की लाइव लोकेशन बताते हैं। इस वक्त भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। अगले 72 घंटों में हम चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। अभी तक सफर में कई चैलेंजेस आए, मगर इसरो के वैज्ञानिकों ने मुश्किलों के आगे कभी सरेंडर नहीं किया। हमने बिना किसी गलती के अपना करीब 1/3 मिशन पूरा भी कर लिया है। इस मिशन में 2 और बड़े नाजुक मौके हैं। पहला, चंद्रमा की कक्षा में सही और सटीक तरीके से पहुंचना, और दूसरा, चंद्रमा की सतह पर बिना किसी गलती के लैंड करना। हमें यकीन है कि चंद्रयान 3 बिना किसी दिक्कत के अपना मिशन पूरा करेगा, क्योंकि हमारे इसरो के वैज्ञानिक गलतियों के सामने डरते नहीं हैं, सरेंडर नहीं करते हैं। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने अभी अभी एक ऐसा ब्लंडर किया है जिससे 10 दिनों तक उनका सैटेलाइट अंतरिक्ष में भटकता रहा। नासा वाला ब्लंडर इसरो ने नहीं किया। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की तरफ सटीक रास्ते पर भेजकर इसरो ने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा को भी मात दे दी। सबसे पहले वो गलती देखिए जिसने 10 दिनों तक नासा को परेशान कर दिया। एक ऐसी मिस्टेक जिससे नासा का 46 दिन पुराना मिशन दांव पर लग गया। कुछ दिनों पहले नासा के कंट्रोल रूम का एक पुराने सैटेलाइट वाइजर 2 से संपर्क टूट गया। ये स्पेसक्राफ्ट
अभी धरती से करीब 20 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दरअसल नासा ने अपने सैटेलाइट को एक गलत कमांड भेजा, जिसकी वजह से 21 जुलाई को सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। इस कमांड की वजह से वायेजर 2 स्पेसक्राफ्ट धरती से 2 डिग्री दूर चला गया और इसने मिशन कंट्रोल से कमांड रिसीव करना बंद कर दिया था। यानी ये सैटेलाइट कुछ दिनों के लिए अंतरिक्ष में गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि नासा का ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में कहाँ है, किस हाल में है। 46 दिनों में वायेजर 2 ने अलग अलग ग्रहों के बारे में काफी जानकारी दी है। इसलिए अपनी गलती को सुधारने और सैटेलाइट को ढूंढने के लिए नासा ने पूरी ताकत लगा दी। धरती से लगातार अंतरिक्ष में सिग्नल भेजे गए, पर ये सैटेलाइट इतनी दूर है कि वहां तक सिग्नल पहुंचने में ही 18 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। करीब एक हफ्ते से ज्यादा समय की मेहनत के बाद आखिरकार नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से दोबारा संपर्क स्थापित कर लिया है। नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। इसका बजट अरबों डॉलर का है। दूसरी तरफ हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो है, जिसने अब तक सिर्फ 3 मून मिशन भेजे हैं और चंद्रयान 3 का हर चरण बिना किसी गलती के पूरा हो रहा है। हम यहाँ दोनों एजेंसी की तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम बजट के बावजूद इसरो का स्ट्राइक रेट शानदार है। इसरो का स्पेस में लेटेस्ट कारनामा है स्लिंग शॉट। इसमें किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष यान को किसी खास रास्ते पर भेजा जाता है। इसरो ने इसे इस्तेमाल करके कम ईंधन में ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की तरफ भेज दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये प्रोसेस बहुत जटिल है और अगर कैलकुलेशन में जरा सी चूक होती है तो चंद्रयान 3 का पूरा मिशन फेल हो जाता। जो कैलकुलेटेड ट्रैजेक्टरी है उसमें जो है आपने निकाल के किसी अन्य ट्रैजेक्टरी में अपने यान को डालना है, तो वो क्षण जो है वो तय होते हैं। कितना स्ट्रांग बर्न होगा इंजन का वो भी तय होता है। अंतरिक्ष की यही सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ कुछ भी 50-50 नहीं होता। या तो मिशन 100% सही होता है या बर्बाद हो जाता है। कई बार एक छोटी सी गलती करोड़ों अरबों के मिशन को तबाह कर देती है। पर भारत का चंद्रयान 3 इस वक्त बिना किसी गलती के आगे बढ़ रहा है और जिस तरह इसरो की टीम इस मिशन पर काम कर रही है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि 23 अगस्त को चंद्रमा पर तिरंगा लहराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। चंद्रयान 3 को लेकर सोशल मीडिया पर एक और चर्चा चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में 2 बार सुपरमून इवेंट है, यानी 2 मौकों पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होगा और इसी वजह से इसरो ने इस मिशन के लिए अगस्त महीने को चुना है। हमने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से इस पर जानकारी ली, ये भी समझना चाहा कि आखिर सुपरमून और चंद्रयान 3 का क्या कनेक्शन है। सुनिए उन्होंने। कक्षा इस प्रकार से है, निकटतम स्थिति में ये करीब 3 लाख करीब 56,000 किलोमीटर की दूरी पे होगा और दूरतम स्थिति में 4,06,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो फर्क करीब 50,000 किलोमीटर का है। और चंद्रयान या कोई भी यान जो पृथ्वी की कक्षा से निकल गया, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे चला गया, तो वो तो 1 घंटे में ही करीब 40,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। सो इस बात का उससे कोई संबंध हम नहीं कर सकते हैं। ज़ी न्यूज़।